कहते हैं हर शहर की अपनी एक रूह होती है, मगर कभी कभी कुछ साए इतने काले होते हैं कि वो उस रूह को भी दागदार कर देते हैं। 1980 का दशक, कोलकाता की सुनसान गलियां, आधी रात का वक्त और एक ऐसा कातिल जो ना गोली चलाता ना चाकू घोंपता, बस एक पत्थर से अपने शिकार की जान ले लेता। सुबह जब लोग जागते तो किसी फुटपाथ पर, किसी रेलवे स्टेशन के किनारे या किसी गली के कोने में एक लाश पड़ी होती, सर पूरी तरह कुचल चुका होता। ना कोई चश्मदीद, ना कोई सुराग, सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती, एक भारी पत्थर जो पास ही पड़ा मिलता। यह सिलसिला महीनों तक चला। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। लोग खौफ में जी रहे थे और शहर की अंधेरी गलियों में एक नाम गूंजने लगा, स्टोनमैन। यह कातिल कौन था, क्यों मार रहा था, और सबसे खौफनाक सवाल, क्या वो अब भी जिंदा है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्टोनमैन मर्डर्स की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोने नहीं देगी। 1980 के कोलकाता में जब स्टोनमैन की पहली वारदात हुई तो पुलिस को लगा ये कोई मामूली हत्या है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब इसी तरह के कत्ल होने लगे तो साफ था कि यह किसी एक सिरफिरे की करतूत है। सबसे पहले टारगेट वो लोग थे जो सड़क किनारे सोते थे, गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या बेघर लोग। एक रात जब शहर गहरी नींद में था तब पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। कोलकाता के हॉस्टिंग्स इलाके में फुटपाथ पर एक आदमी की लाश मिली थी। सिर पत्थर से कुचल दिया गया था। पुलिस पहुंची मगर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में जब ऐसी और हत्याएं होने लगीं तो ये साफ हो गया कि कोई सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई उसे देख भी नहीं पाया था। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष के निशान, बस एक भारी पत्थर और बिखरा हुआ खून। पुलिस की छानबीन शुरू हुई। अलग अलग जगहों से ऐसे ही करीब 13 कत्ल सामने आए। गवाहों से पूछताछ की गई मगर किसी ने कुछ नहीं देखा। कई अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि यह कोई पागल आदमी है जो बिना वजह मारता है, तो कुछ इसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान बता रहे थे। मगर असलियत क्या थी, किसी को नहीं पता था। मामला और पेचीदा तब हो गया जब हत्याओं का पैटर्न अचानक बदल गया। अब हत्याएं सिर्फ कोलकाता में नहीं हो रही थीं, बल्कि मुंबई में भी ऐसी ही वारदातें होने लगीं। पुलिस को शक हुआ कि ये या तो कोई एक ही इंसान कर रहा है या फिर कोई इस तरीके की नकल कर रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों ही शहरों में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मुंबई पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच अपने अंडरकवर पुलिस वालों को बिठाया, इस उम्मीद में कि शायद स्टोनमैन पकड़ में आ जाए। मगर कई दिनों की कोशिश के बावजूद भी कोई भी कातिल उनकी नजरों में नहीं आया। इसी बीच मुंबई में स्टोनमैन ने एक और शिकार कर दिया और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। हत्याएं बंद हो गईं और स्टोनमैन ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। पर क्या सच में वो खत्म हो गया था, या फिर उसने सिर्फ कुछ वक्त के लिए खुद को छुपा लिया था? क्या कोई ऐसा गवाह था जिसने उसे देखा हो लेकिन अब तक चुप था, या फिर वो अब भी किसी कोने में छुपा बैठा अपने अगले शिकार की तलाश में है? स्टोनमैन के अचानक गायब हो जाने से पुलिस असमंजस में थी। क्या वो मर चुका था? क्या वो किसी जेल में किसी और अपराध के चलते बंद हो गया था, या फिर उसने सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया था? कोलकाता और मुंबई में इन रहस्यमयी हत्याओं के खत्म हो जाने के बाद भी लोगों के मन में डर बना रहा। कुछ का मानना था कि कातिल अब भी जिंदा है और किसी नए शहर में अपना खेल खेल रहा है। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस के पास अब केस को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। साल बीतते गए मगर स्टोनमैन मर्डर्स का राज कभी खुल नहीं पाया। हालांकि कुछ अफसरों ने अपने स्तर पर तहकीकात जारी रखी। कई थ्योरी सामने आईं। पहली थ्योरी ये थी कि कातिल कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जो फुटपाथ पर सोने वालों को अपना शिकार बनाता था। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक स्टोनमैन शायद किसी बचपन के सदमे से गुजरा हो, जिसकी वजह से उसे उन लोगों से नफरत हो गई हो जो सड़क पर सोते थे। कुछ अफसरों को यह भी शक था कि कातिल कोई ऐसा इंसान था जिसे खुद कभी फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा हो और अब वो किसी ट्विस्टेड रिवेंज साइकिल में फंस गया था। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान थे, कोई ठोस सबूत नहीं था। दूसरी थ्योरी ये थी कि ये हत्याएं सिर्फ एक आदमी का काम नहीं हो सकती। मुंबई और कोलकाता दोनों जगहों पर हत्याएं एक जैसे पैटर्न में हुई थीं, लेकिन समय के हिसाब से देखें तो ये काम एक ही आदमी का होना थोड़ा मुश्किल था।
एक सीरियल किलर आमतौर पर अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलता, लेकिन स्टोनमैन का मुंबई और कोलकाता में थोड़ा अलग अंदाज था। कुछ अफसरों का मानना था कि हो सकता है कि दो अलग अलग लोग इस क्रूर तरीके से हत्याएं कर रहे हों। शायद एक असली स्टोनमैन था और दूसरा उसकी नकल कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर दोनों अचानक गायब क्यों हो गए? तीसरी और सबसे रहस्यमयी थ्योरी यह थी कि स्टोनमैन कोई आम इंसान नहीं था। पुराने जमाने में ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि कुछ रहस्यमयी ताकतें इंसानों से बदला लेने के लिए उन्हें मारती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्टोनमैन कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई श्राप था जो बेघर और मजबूर लोगों पर हमला करता था। भले ही ये बातें तर्कहीन लगें, लेकिन डर और रहस्य के माहौल में लोग इन्हें सच मानने लगे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तो तब हुई जब साल 2009 में मुंबई पुलिस को फिर से एक ऐसी ही लाश मिली जिसके सिर को पत्थर से कुचल दिया गया था। वारदात का तरीका वही था, निशान वही थे। पुलिस सकते में थी, क्या स्टोनमैन लौट आया था? लेकिन इस बार केस ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जल्द ही कोई और ऐसा केस सामने नहीं आया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर सच में स्टोनमैन अब भी जिंदा था और सिर्फ तब हमला करता था जब उसे लगता था कि कोई उसके बारे में भूलने लगा है? आज भी जब कोई पुराने अनसुलझे केस की बात करता है तो स्टोनमैन मर्डर्स का जिक्र जरूर होता है। कोलकाता और मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में यह केस एक बंद फाइल की तरह पड़ा है। मगर जिन परिवारों ने इस खौफनाक सीरियल किलर के कारण अपने किसी अपने को खोया, उनके लिए यह केस कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि स्टोनमैन जिंदा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। कौन जाने अगला हमला कब और कहां होगा। स्टोनमैन का नाम धीरे धीरे इतिहास की किताबों और अपराध के काले पन्नों में खोने लगा था। लेकिन जो लोग इस रहस्य को सच में समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए यह केस आज भी जिंदा था। 2010 के बाद भी अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी घटनाओं की खबरें आईं जहां फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रहस्यमयी तरीके से पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। ये घटनाएं कभी दिल्ली, कभी बेंगलुरु, तो कभी किसी छोटे शहर से सामने आईं। लेकिन किसी भी केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और हर बार पुलिस इसे कोई इत्तेफाक मानकर फाइल बंद कर देती। लेकिन फिर एक घटना ने इस पूरे मामले को फिर से उबाल दिया। साल 2017, कोलकाता का एक पुराना मोहल्ला, वही जगह जहां कभी स्टोनमैन का आतंक था। रात के करीब 2 बजे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर सड़क के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसने सड़क के दूसरी ओर फुटपाथ पर एक आदमी को देखा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो झुका और फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी के पास रुका। रिक्शा ड्राइवर ने पहले सोचा कि शायद ये कोई राहगीर होगा, लेकिन फिर उसने जो देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो आदमी धीरे से झुका और अपनी जैकेट के अंदर से एक भारी पत्थर निकाला। बिना कोई आवाज किए उसने पत्थर को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से फुटपाथ पर सो रहे शख्स के सिर पर दे मारा। रिक्शा ड्राइवर ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची वो रहस्यमयी आदमी गायब हो चुका था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन कोई साफ तस्वीर नहीं मिली। जो कुछ धुंधले फुटेज थे उनमें सिर्फ एक साया नजर आ रहा था जो अंधेरे में गायब हो गया था। इस घटना के बाद मीडिया में फिर से चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या स्टोनमैन वापस आ गया था, या फिर यह कोई उसकी नकल करने वाला नया हत्यारा था? पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन ज्यादा दिनों तक कुछ सामने नहीं आया। फिर एक और घटना हुई, इस बार मुंबई में। वही तरीका, वही बेरहमी। अब सवाल उठने लगे थे, क्या स्टोनमैन कभी गया ही नहीं था? क्या वो इन सालों में कहीं छुपा हुआ था और अब उसने फिर से कत्ल करने शुरू कर दिए थे? या फिर ये कोई नई साजिश थी, कोई नया हत्यारा जो उसी तरीके को अपनाकर अपने शिकार बना रहा था? फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच खौफ फैल गया। रात होते ही लोग जो जहां थे वहीं से गायब हो जाते। पुलिस ने कई इलाकों में गश्त बढ़ा दी, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कुछ अफसरों का मानना था कि ये हत्याएं किसी पुराने कातिल की वापसी नहीं, बल्कि एक नए खूनी खेल की शुरुआत थी। लेकिन फिर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जब पुलिस ने स्टोनमैन मर्डर्स की पुरानी फाइलों को फिर से खंगाला, तो उन्हें एक ऐसा नाम मिला जो बार बार इन हत्याओं से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा संदिग्ध जिसे कभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन जिस पर पुलिस को हमेशा से शक था। सवाल यह था, क्या वही इंसान अब भी जिंदा था,
या फिर ये रहस्य कभी सुलझ ही नहीं सकता था। पुरानी फाइलों में दबा वो नाम अब पुलिस के लिए किसी भूले हुए राज की चाबी बन चुका था। वो नाम था रमेश महतो, एक मामूली मजदूर जो कोलकाता और मुंबई के बीच अक्सर सफर करता था। उम्र करीब 50 साल, कोई स्थायी पता नहीं, कभी रिक्शा चलाता, कभी छोटा मोटा काम करके गुजारा करता। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि जब स्टोनमैन मर्डर्स का पहला दौर खत्म हुआ था, उसके कुछ समय बाद ही रमेश महतो भी शहर से गायब हो गया था। पुलिस के रिकॉर्ड में उसे कभी संदिग्ध के रूप में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन कुछ गवाहों ने बताया था कि हत्या वाली रातों में वो अक्सर हत्या स्थल के आसपास देखा गया था। अब सवाल यह था, अगर ये आदमी वही कातिल था, तो क्या वो सच में वापस आ चुका था? पुलिस ने तुरंत रमेश महतो के पुराने ठिकानों की छानबीन शुरू की, लेकिन कोई भी उसे पहचानने वाला नहीं मिला। कोलकाता से मुंबई तक हर जगह जहां कभी उसने काम किया था, पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो चुका था। और फिर एक और हत्या हो गई, इस बार दिल्ली में। वही तरीका, वही क्रूरता। सीसीटीवी में फिर से एक काले साए जैसा आदमी नजर आया, लेकिन चेहरा पहचानना नामुमकिन था। पुलिस को लगने लगा था कि स्टोनमैन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक साया था, एक ऐसा अंधेरा जो किसी भी शहर में फैल सकता था। तब एक नया मोड़ आया। एक गुप्त सूत्र ने पुलिस को खबर दी कि मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुरानी झोपड़पट्टी में कोई आदमी छुपा हुआ था, जो लोगों से बात करने में झिझकता था और जो हमेशा रात में ही बाहर निकलता था। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उस झोपड़ी पर छापा मारा। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला, पलंग पर बैठा, कांपता हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसका नाम रमेश महतो ही था। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। घंटों तक पूछताछ चलती रही, मगर वो बस चुपचाप बैठा रहा। फिर एक अफसर ने उसे सीधे पूछा, क्या तुम स्टोनमैन हो? इस सवाल पर रमेश महतो मुस्कुराया। ये एक डरावनी ठंडी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं था, पुलिस सख्ते में थी। इसका क्या मतलब था? क्या सच में स्टोनमैन एक से ज्यादा थे? रमेश महतो ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस दीवार को घूरता रहा, जैसे कोई अनदेखी चीज देख रहा हो। जब उसकी मेडिकल जांच कराई गई तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने कई बार अपने हाथ से अजीब आकृतियां बनाई, जैसे वो कुछ लिखना चाह रहा हो। लेकिन जब उन आकृतियों को ध्यान से देखा गया तो वो किसी भाषा के अक्षर नहीं थे। वो पत्थर के टुकड़ों से बने किसी अनजान चिन्ह की तरह थे। अब मामला और भी रहस्यमयी हो गया था। क्या ये आदमी ही असली स्टोनमैन था? अगर हां, तो बाकी हत्याएं कौन कर रहा था? और फिर अचानक जेल में रमेश महतो की मौत हो गई। आधी रात को वो अपने ही सेल में मृत पाया गया। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी, जैसे किसी ने पत्थर से कुचल दिया हो। लेकिन सीवीसी फुटेज में कोई नहीं था। उसके सेल का दरवाजा अंदर से बंद था। अब सवाल यह था, क्या स्टोनमैन वाकई एक इंसान था, या फिर यह कोई श्राप था जो अब भी जिंदा था और अपने आखिरी गवाह को भी खत्म कर चुका था? और सबसे डरावनी बात, अगर असली स्टोनमैन अब भी जिंदा था तो अगला शिकार कौन होगा? रमेश महतो की रहस्यमयी मौत ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया था। पुलिस ने उसकी मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन जेल के बाकी कैदियों और गार्ड्स का कहना था कि उसने खुद को मारने के कोई संकेत नहीं दिए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी खोपड़ी उसी तरह कुचली गई थी जैसे स्टोनमैन अपने शिकारों को मारता था, लेकिन वो जेल के अंदर अकेला था। पुलिस ने सीवीसी फुटेज फिर से खंगाले, मगर वहां कोई नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। ये ऐसे था मानो खुद अंधेरे ने उसे खत्म कर दिया हो। इसी बीच कोलकाता में एक और कत्ल हो गया। वही तरीका, सिर कुचला हुआ, आसपास कोई हथियार नहीं मिला। रमेश महतो की मौत के बाद ऐसी वारदात का सामने आना इस बात का इशारा था कि स्टोनमैन सिर्फ एक इंसान नहीं था। शायद ये कोई समूह था, या फिर किसी रहस्यमयी शक्ति का नाम जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कुछ अफसरों ने मान लिया कि स्टोनमैन का केस कभी हल नहीं हो सकता। कुछ का मानना था कि असली कातिल अब भी आजाद था और शायद रमेश महतो सिर्फ एक मोहरा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि स्टोनमैन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मानसिकता थी। कोई भी किसी भी वक्त इस भूमिका में आ सकता था, अंधेरे में छिपा हुआ, सही वक्त का इंतजार करता हुआ। कई स्थानीय लोग ये भी मानने लगे कि स्टोनमैन कोई श्राप था, एक बुरी आत्मा जिसने फुटपाथ पर सोने वालों के खिलाफ
अपनी नफरत को खत्म नहीं किया था। इसके बाद सालों तक कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। कई बेघर लोग अब भी इस डर में रहते कि कोई अनजान परछाई कभी भी उनके सिर पर पत्थर गिरा सकती थी। पुलिस की फाइलों में स्टोनमैन मर्डर्स आज भी सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। एक ऐसा केस जिसमें न कोई ठोस सबूत था, न कोई पक्की कहानी, सिर्फ अंदाजे और डर। कोई नहीं जानता कि असली स्टोनमैन कौन था, कोई नहीं जानता कि वो अब भी जिंदा है या नहीं। लेकिन एक चीज तय थी, अगर उसने फिर से लौटने की ठानी तो वो फिर से उसी अंदाज में आएगा, अंधेरे में छुपकर, एक शिकार की तलाश में, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। सालों बीत गए, लेकिन स्टोनमैन का खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने केस की फाइलें बंद कर दी, मीडिया ने दूसरी सनसनीखेज खबरों को तरजीह देना शुरू कर दिया, और लोगों ने इसे एक अधूरी पहेली मानकर भुला दिया। मगर सच्चाई ये थी कि स्टोनमैन सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो किसी भी वक्त फिर से जाग सकता था। कोलकाता और मुंबई की सड़कों पर रहने वाले बेघर लोग अब भी इस डर के साए में जीते थे कि कहीं एक रात अचानक अंधेरे में कोई अनजान परछाई उनके करीब न आ जाए। इसी बीच एक खोजी पत्रकार अरुण मिश्रा इस केस को फिर से खोलने की ठानी। वो हमेशा से स्टोनमैन मर्डर्स से जुड़ी कहानियों में रुचि रखता था, और उसकी रिसर्च बताती थी कि इन हत्याओं के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कोई गहरा राज छुपा था। उसने पुरानी पुलिस फाइलें मंगवाई, चश्मदीदों से बात की, और जेल के उन गार्ड्स से मिला जिन्होंने रमेश महतो को आखिरी बार जिंदा देखा था। मगर जितना वो इस रहस्य में गहराई तक जाता, उतनी ही अजीब बातें उसके सामने आती गईं। अरुण ने पाया कि 1980 में स्टोनमैन के आतंक के वक्त कोलकाता और मुंबई में कुछ गवाहों ने एक खास चीज नोटिस की थी। एक लंबी काली छाया जो हत्याओं से पहले गलियों में घूमती थी। मगर ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक परछाई जैसा कुछ जो किसी भी सीटीवी में कैद नहीं होता था। ये बात पहले तो अंधविश्वास लग रही थी, मगर फिर उसने एक और अजीब चीज खोजी। मुंबई की एक पुरानी इमारत में, जहां एक समय स्टोनमैन का पहला शिकार मिला था, वहां की दीवारों पर अजीब निशान थे। ये वही निशान थे जो रमेश महतो ने अपने सेल की दीवारों पर बनाए थे। अरुण ने इन निशानों की तस्वीरें लीं और एक पुरातत्वविद से उनकी जांच कराई। जो जवाब आया, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये निशान प्राचीन तांत्रिक प्रतीकों से मेल खाते थे, जो पुराने समय में कुछ गुप्त संप्रदायों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। ये संप्रदाय मानते थे कि कुछ बलिदान ऐसी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं जो इंसानी दुनिया से परे होती हैं। क्या स्टोनमैन सिर्फ एक मानसिक रोगी नहीं था, बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा था? अरुण को यह मामला अब और भी पेचीदा लगने लगा। उसने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी कार एक दिन खुद ब खुद चालू हो गई, उसके घर में चीजें इधर उधर हो जाती, और सबसे खौफनाक बात, हर रात 2:30 पर उसके दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक भारी पत्थर रखा मिला। अब सवाल यह था कि क्या वो सच में स्टोनमैन की सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, या फिर कोई नहीं चाहता था कि यह रहस्य कभी उजागर हो। और सबसे खतरनाक सवाल, क्या स्टोनमैन अब भी जिंदा था और अरुण उसका अगला शिकार बनने वाला था? अरुण मिश्रा को अब यकीन हो गया था कि उसने कोई ऐसा राज छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था, मगर अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने अपनी रिसर्च को और गहरा किया और पता लगाया कि स्टोनमैन हत्याओं के दौरान पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया था जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, मगर उन पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका था। इनमें से कुछ ने अजीबोगरीब कहानियां सुनाई थीं। कोई कहता कि वो किसी काला धुंध का आदेश मान रहे थे, तो कोई कहता कि उनके सपनों में कोई आकर कहता था कि वो पत्थर से मारकर इंसानों का बलिदान दें। अरुण ने इन कथित संदिग्धों की तलाश शुरू की, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो मर चुके थे या फिर लापता थे। सिर्फ एक आदमी जिंदा था, विनोद शर्मा, जो अब एक मेंटल असाइलम में बंद था। अरुण ने किसी तरह उसकी मुलाकात तय करवाई, और जब उसने विनोद को देखा तो उसकी आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। वो बूढ़ा आदमी किसी जिंदा लाश की तरह लग रहा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और वो लगातार दीवार पर अपने नाखूनों से कुछ खरोंच रहा था। जब अरुण ने पास जाकर देखा तो वो वही अजीब प्रतीक था
जो रमेश महतो की जेल की दीवारों और हत्याओं वाली इमारतों में मिला था। अरुण ने उससे सीधा सवाल किया, स्टोनमैन कौन था? विनोद कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से फुसफुसाया, तूने उसे जगा दिया, अब तू बच नहीं पाएगा। अरुण को झुरझुरी हो गई। उसने और पूछा, क्या स्टोनमैन कोई इंसान था या कुछ और? विनोद ने कांपते हाथों से अरुण का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर नाखूनों से खरोंचते हुए वही प्रतीक बना दिया। फिर हंसते हुए बोला, अब ये तेरा भी हिस्सा है, वो तुझे देख रहा है। अरुण घबराकर पीछे हट गया। उसके पास अब भी कोई ठोस जवाब नहीं था, मगर एक बात साफ थी, ये हत्याएं सिर्फ किसी पागल आदमी का काम नहीं थी। इसके पीछे कोई पुरानी खौफनाक शक्ति थी जो अब भी जिंदा थी। विनोद से मिलने के बाद अरुण के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती, रिकॉर्डिंग्स अपने आप डिलीट हो जाती और उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब वो अपने अपार्टमेंट में था तो लाइट अचानक बंद हो गई। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसे एक काली आकृति दिखी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले खड़ी हुई। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च ऑन की और खिड़की से बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार ठक ठक हुई। किसी ने धीरे से 3 बार दरवाजा खटखटाया। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अंदर से झांकने की कोशिश की, मगर पीप होल के दूसरी तरफ कुछ नहीं दिखा, सिर्फ घना अंधेरा। और फिर नीचे नजर गई। दरवाजे के ठीक बाहर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। अब अरुण को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक पुराना केस नहीं था, यह किसी अनदेखी ताकत से जुड़ा एक जिंदा रहस्य था। और सबसे बड़ा डर यह था कि शायद अब उसकी बारी थी। अरुण की सांसें थम गईं। वो दरवाजे के बाहर रखे उस पत्थर को देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या स्टोनमैन लौट आया था? क्या वो अब उसका अगला शिकार बनने वाला था? उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। अंदर से कुंडी बंद थी, मगर उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा है। अरुण ने दरवाजे को झटके से खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारा खाली पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन फर्श पर रखा वो पत्थर अब भी वहीं था। अरुण ने इधर उधर देखा, मगर किसी की परछाई भी नहीं दिखी। उसने पत्थर को गौर से देखा। उस पर कुछ खरोंचें बनी थीं। वो निशान वही प्रतीक था जिसे विनोद शर्मा ने उसकी हथेली पर बनाया था। अरुण ने झट से दरवाजा बंद कर लिया और तेजी से अपने लैपटॉप पर बैठकर इन प्रतीकों की गूगल पर खोजबीन करने लगा। कई घंटे की रिसर्च के बाद उसे एक पुरानी किताब का जिक्र मिला, अघोर संहिता, बलिदान और छाया के रहस्य। इस किताब में एक प्राचीन परछाई की बात कही गई थी, जिसे बलिदानों से जागृत किया जाता था। जो भी इसे जगाने की कोशिश करता, वो खुद इसका शिकार बन जाता। अरुण का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या स्टोनमैन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति का एक उपकरण था? क्या ये हत्याएं किसी साधारण सीरियल किलर का काम नहीं, बल्कि कुछ और ही थीं? उसे इस किताब की कॉपी चाहिए थी, लेकिन ये कोई आम किताब नहीं थी। इसे ना तो ऑनलाइन खरीदा जा सकता था और ना ही किसी आम लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। उसे पता चला कि यह किताब सिर्फ बनारस के एक गुप्त पुस्तकालय में मौजूद है, जहां केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत थी। अरुण ने अगले ही दिन बनारस जाने का फैसला किया। बनारस की तंग गलियों में घूमते हुए वो उस पुस्तकालय तक पहुंचा। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक पुराना, धूल से भरा तहखाना था, जिसे एक साधु महाराज संभालते थे। अरुण ने उन्हें किताब का नाम बताया तो साधु ने उसे घूरते हुए कहा, जिसे ये किताब मिलती है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुझे सच में इसे पढ़ना है? अरुण ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। साधु उसे एक अंधेरी कोठरी में ले गए, जहां लकड़ी की पुरानी अलमारियों में सैकड़ों धूल भरी किताबें रखी थीं। उन्होंने एक कोने से एक मोटी काले रंग की किताब निकाली, अघोर संहिता। अरुण ने किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। उसमें स्टोनमैन जैसी हत्याओं के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उसमें छाया पुरुष का जिक्र था, एक रहस्यमयी ताकत जो अंधेरे में रहती थी और पत्थर से मारे गए बलिदानों से अपनी शक्ति पाती थी। एक पंक्ति पर अरुण की नजर टिक गई, जो इसकी परछाई में आता है वो खुद एक हिस्सा बन जाता है। अरुण ने घड़ी देखी। रात के 2 बजने वाले थे। उसने जल्दी से किताब बंद की और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ा
मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा चली और एक परछाई उसके सामने आई, काली, लंबी और बिना चेहरे की। अरुण की सांसें रुक गईं। उसने किताब को कसकर पकड़ा और तेजी से भागने लगा। मगर जैसे ही वो अपने होटल पहुंचा, उसके दरवाजे के बाहर एक और पत्थर रखा था। इस बार उस पर खून के धब्बे थे। अब यह साफ हो चुका था, स्टोनमैन का रहस्य जितना वो सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। और अब वो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका था। अरुण के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो समझ चुका था कि जिस रहस्य के पीछे वो भाग रहा है, अब वो रहस्य उसके पीछे लग चुका था। होटल के दरवाजे पर रखा खून से सना पत्थर किसी चेतावनी से कम नहीं था। उसने धीरे से इधर उधर देखा, कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था, मगर उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो कांपते हाथों से किताब निकालकर फिर से पढ़ने लगा। उसे छाया पुरुष और बलिदानों के बारे में जो बातें मिली थीं, वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगा। उसे अब यह साफ समझ आने लगा था कि स्टोनमैन कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि ये एक परछाई थी जो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी, किसी को भी अपना माध्यम बना सकती थी। वो सोच रहा था कि इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तभी लाइट अचानक बंद हो गई। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। अरुण की सांसें थम गईं। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। फिर दरवाजे पर वहीं 3 हल्की दस्तक हुई, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुई थी। अरुण हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीप होल से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू भी एक हिस्सा बन चुका है। अरुण को लगा उसका दिमाग घूमने लगा है। उसने तेजी से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 3 पत्थर पड़े थे और हर पत्थर पर वही अजीब निशान थे। उसे अब यह पूरी तरह यकीन हो गया कि ये हत्याएं किसी साधारण इंसान का काम नहीं थी। कोई शक्ति थी जो इसे संचालित कर रही थी, कोई ऐसी शक्ति जो बलिदानों से और ताकतवर होती जा रही थी। उसने घबराकर किताब को पलटना शुरू किया। उसे कोई उपाय चाहिए था, कोई ऐसा तरीका जिससे वो इस सब से खुद को बचा सके। फिर उसकी नजर एक पैराग्राफ पर गई, जो इसकी छाया देख लेता है उसका भागना व्यर्थ है। इसे हराने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा। अरुण समझ चुका था कि अगर उसे बचना है तो सिर्फ भागकर कुछ नहीं होगा, उसे इस रहस्य को जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन सवाल यह था कि यह जड़ थी कहां? उसके पास सिर्फ एक ही सुराग था, रमेश महतो, वो आदमी जिसने सबसे पहले स्टोनमैन को देखा था। अरुण ने तय किया कि वो अब झारखंड जाएगा, उसी जेल में जहां रमेश को रखा गया था, जहां उसने आखिरी बार वो रहस्यमयी प्रतीक बनाए थे। मगर एक सवाल अब भी उसके मन में था, क्या वो सच में सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर वो भी सिर्फ एक और बलिदान बनकर रह जाएगा? अरुण को अब झारखंड की उस जेल तक पहुंचना था जहां रमेश महतो को बंद किया गया था। लेकिन सफर आसान नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे वो सच के करीब जा रहा था, वैसे वैसे अजीब घटनाएं उसके आसपास बढ़ने लगी थीं। बनारस से निकलने के बाद उसने एक ट्रेन पकड़ी, लेकिन सफर के दौरान उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। ट्रेन में उसके ठीक सामने एक बुजुर्ग बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। कुछ देर तक अरुण ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब ट्रेन किसी सुनसान स्टेशन पर रुकी तो वो बुजुर्ग धीरे से फुसफुसाया, तू जहां जा रहा है वहां सिर्फ अंधेरा मिलेगा, वापस लौट जा। अरुण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी और अगले ही पल वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। सीट खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अरुण को लगा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी जेब में कोई भारी चीज महसूस हुई। उसने कांपते हाथों से जेब में हाथ डाला और बाहर निकाला तो उसकी उंगलियां एक ठंडे कठोर पत्थर को छू रही थीं। वो घबराकर खड़ा हो गया। पत्थर पर वही अजीब निशान थे। अब वो समझ चुका था कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं था, कोई शक्ति लगातार उसके साथ थी। जैसे तैसे सफर काटकर वो झारखंड की उस जेल तक पहुंचा जहां रमेश महतो को रखा गया था। जेल के अंदर जाने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब उसने जेलर को बताया कि वो एक पत्रकार है और स्टोनमैन केस की पड़ताल कर रहा है, तो उसे रमेश से मिलने की इजाजत मिल गई।
जेल की कोठरी में रमेश एक कोने में दुबका बैठा था। उसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सा डर था। अरुण ने धीरे से पूछा, स्टोनमैन कौन था? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन पर उंगलियों से कुछ खरोंचने लगा। अरुण ने ध्यान से देखा, वो फिर से वही निशान बना रहा था। अरुण ने जोर देकर कहा, मुझे सच जानना है, अगर तुमने कुछ देखा है तो बताओ। रमेश ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, जिसने इसे देखा वो कभी बच नहीं सकता। अरुण ने जिद पकड़ ली, लेकिन ये कौन है? कोई इंसान या कुछ और? रमेश ने सिर हिलाया, ये ना इंसान है ना भूत, ये बस एक परछाई है जो पापियों की आत्मा से पैदा होती है। कोई भी इसे रोक नहीं सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता। जो भी इसे जगाता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। अरुण को एक सिहरन महसूस हुई। तो क्या ये हमेशा रहेगा? रमेश ने हंसते हुए कहा, यह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे कोई मार नहीं सकता, इसे सिर्फ भुलाया जा सकता है। अरुण समझ नहीं पाया कि रमेश क्या कहना चाहता था, लेकिन तभी जेल की लाइट अचानक बंद हो गई और एक ठंडी हवा पूरे कोठरी में दौड़ गई। रमेश की आंखें डर से फैल गईं। उसने चीखते हुए कहा, वो आ गया, अब तू बच नहीं सकता। अरुण तेजी से पलटा, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके बेहद करीब खड़ी है। एक परछाई, बिना आंखों के, बिना चेहरे के, बस एक घना काला अंधकार। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने रमेश का हाथ पकड़कर हिलाया, लेकिन रमेश अब निःशब्द था। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर झुकी हुई थी और उसकी आंखें स्थिर हो चुकी थीं। अरुण ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, धीमे धीमे, गहरी और डरावनी, अब तू भी मेरा हिस्सा है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और वो ठंडा अंधेरा उसके चारों ओर गहराने लगा था। उसने रमेश को दोबारा झकझोरने की कोशिश की, लेकिन रमेश की आंखें अब पूरी तरह से खाली और निर्जीव हो चुकी थीं, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली गई हो। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन उसके ठीक पीछे कोई था। वो महसूस कर सकता था। अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई और वो बुरी तरह कांप गया। उसने तुरंत मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक दीवार पर एक साया उभरा, लंबा, अंधेरे से भी ज्यादा काला। उसकी आंखें नहीं थीं, चेहरा नहीं था, बस एक आकृति थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अरुण ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंधेरे में अचानक एक भारी आवाज गूंजने लगी, जो इसे देख लेता है वो अब इसका हिस्सा बन जाता है। अरुण ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक कदम पीछे हटकर दरवाजे पर जोरदार लात मारी। दरवाजा चरमराया, लेकिन टूटा नहीं। वो तेजी से मुड़ा और दीवार की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परछाइयां उभर आई थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए, जैसे अरुण को अपने अंदर समेटना चाहती हूं। अरुण ने किताब की बात याद की, इसे हराने का कोई तरीका नहीं, इसे सिर्फ भुलाया जा सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब था? तभी उसे याद आया कि इन घटनाओं के पीछे हमेशा एक चीज कॉमन रही थी, डर। जो भी इस परछाई के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता, उसे ही ये अपनी गिरफ्त में ले लेती। अरुण को अब समझ आने लगा था कि अगर उसे बचना है तो उसे इसे नजरअंदाज करना होगा। इसे अपनी दुनिया में कोई अहमियत नहीं देनी होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सांसें धीमी की और मन ही मन खुद को यकीन दिलाने लगा कि ये सब महज एक भ्रम है, एक दिमागी खेल। अंधेरे में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे वो परछाइयां और पास आ रही हों, लेकिन अरुण ने खुद को शांत बनाए रखा। फिर अचानक सब कुछ ठहर गया, जैसे समय रुक गया हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कमरा अब पहले जैसा था, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी शांति। दरवाजा खुल चुका था और रमेश अब भी उसी मुद्रा में बैठा था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही डर समाया हुआ था। अरुण समझ चुका था कि अगर वो इस खेल में फंसा रहा तो इसका अगला शिकार वही बनेगा। उसने जल्दी से जेल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो भागते हुए जेल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। चौकीदार उसे अजीब नजरों से देख रहा था।
इतनी जल्दी वापस आ गए? चौकीदार ने पूछा। अरुण को उसकी बात समझ नहीं आई। जल्दी? उसने पूछा। चौकीदार ने सिर हिलाया। साहब, आप तो 2 दिन पहले आए थे। अरुण का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे लगा वो बस कुछ घंटों से यहां था, लेकिन क्या सच में 2 दिन बीत चुके थे? उसने अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन बैटरी खत्म थी। वो बिना कुछ कहे तेजी से जेल के बाहर निकल गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इस रहस्य से सच में बच पाया था, या फिर ये खेल अब भी जारी था? अरुण जेल के बाहर निकलते ही तेजी से भागने लगा। उसके दिल की धड़कन अब भी बेतहाशा तेज थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में 2 दिन बीत चुके थे? अगर ऐसा था तो इन 2 दिनों में उसने किया क्या था? उसे कुछ भी याद क्यों नहीं था? सड़क सुनसान थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी थी, जैसे रात के अंधेरे में कोई छिपा बैठा हो और उसकी हर एक हरकत देख रहा हो। उसने तेजी से अपनी जेब टटोली। मोबाइल अब भी बंद था। उसकी घड़ी भी रुक चुकी थी, ठीक उसी वक्त पर जब वो रमेश की कोठरी में दाखिल हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब महज एक संयोग था या फिर कोई खेल जिसे वो अब तक समझ नहीं पाया था। उसने ऑटो लिया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। उसका इरादा अब यहां से जल्द निकल जाने का था, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। प्लेटफॉर्म पर बेहद कम लोग थे। घड़ियां अब भी वही वक्त दिखा रही थीं जो उसकी रुकी हुई घड़ी में था। उसने टिकट खिड़की की तरफ बढ़कर पूछा, अगली ट्रेन कब है? बूढ़े टिकट बाबू ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और धीरे से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जा चुका होना चाहिए था। अरुण का खून जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस धीरे से खिड़की बंद कर दी। अरुण को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो जिस भी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, वो अब उसके साथ खेल खेल रहा था। ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ और वो तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। ट्रेन धीरे धीरे आ रही थी। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा। कुछ दूर एक आदमी खड़ा था, लंबा दुबला। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बिना पलक झपकाए वो बस अरुण को घूर रहा था। अरुण का दिल डूबने लगा। उसके कदम पीछे हटने लगे। तभी आदमी के होंठ हिले और उसने धीमे से कहा, तू बच नहीं सकता। अरुण ने डर से नजरें फेर लीं और तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था। उसने तेजी से अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि ठीक सामने एक अखबार रखा था। उस पर जो खबर छपी थी, उसे देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। युवा पत्रकार की रहस्यमयी मौत। शरीर पर कोई निशान नहीं, मौत का कारण अज्ञात। और तस्वीर में था उसी का चेहरा। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने अखबार उठाया, लेकिन वो उसकी उंगलियों में छूते ही राख बन गया। ट्रेन की बत्तियां एक पल के लिए झपकीं और अगले ही पल वो आदमी उसके ठीक सामने बैठा था। काली आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए। अरुण को अब समझ में आ चुका था, वो इस खेल में बहुत आगे आ चुका था। इतना आगे कि अब वापसी नामुमकिन थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था और उसमें कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे उसके आने का इंतजार कर रही हूं। अरुण का गला सूखने लगा। वो उठकर भागने ही वाला था कि आदमी के होंठ फिर हिले। अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तू भी हमारा हिस्सा है। ट्रेन पूरी रफ्तार से अंधेरे में समा चुकी थी और अरुण की चीख भी उसी अंधेरे में गुम हो गई। कुछ देर बाद ट्रेन एक अज्ञात सुरंग में प्रवेश कर गई। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ डिब्बे की टिमटिमाती रोशनी बची थी, जो किसी भी पल बुझ सकती थी। अरुण को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कुछ हलचल हो रही है। सीटों के नीचे से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रेंग रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर इधर उधर देखा, लेकिन डिब्बा खाली था। सिर्फ वही काले आंखों वाला आदमी अब भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों में गहराता अंधेरा अब अरुण को अंदर खींचने लगा था। अरुण ने अपना ध्यान हटाने के लिए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर भी घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन कहीं और नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में बढ़ रही हो। अचानक आदमी ने धीरे से अपनी उंगलियों को मेज पर घिसटना शुरू किया। एक अजीब सी खराश की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। अरुण ने हिम्मत करके उससे पूछा, तू कौन है? आदमी ने एक पल के लिए सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट असामान्य रूप से चौड़ी होती जा रही थी, जैसे उसका चेहरा खींच रहा हो।
फिर उसकी आवाज आई, बेहद धीमी, बेहद डरावनी। मैं वही हूं जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। तूने जिसे ढूंढने की कोशिश की वो अब तुझे मिल गया है। अरुण का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, उसकी उंगलियों में एक सर्द जलन महसूस हुई, जैसे उसने बर्फ से भी ठंडी किसी चीज को छू लिया हो। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुला और अरुण सीधे नीचे गिरने लगा। लेकिन गिरते ही उसे महसूस हुआ कि वो किसी अंधे कुएं में जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ खालीपन था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक अंतहीन गिरावट। तभी एक तेज चीख उसके कानों में गूंज उठी, अब तू भी उन्हीं में से एक है। और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो खुद भी अब बस एक परछाई बन चुका हो। चारों तरफ कई और परछाइयां थीं, ठीक वैसी ही जैसी उसने पहले देखी थी, सभी बिना चेहरों के, सभी काली, सभी स्थिर। अरुण चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब उसके पास नहीं थी। ट्रेन सुरंग से बाहर आ चुकी थी। उसकी गति धीमी हो गई और फिर एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं था। डिब्बा पूरी तरह खाली था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा खड़ा था, जिसने ट्रेन के अंदर झांका और बुदबुदाया। फिर एक और चला गया। स्टेशन पर रखी घड़ी अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय अरुण ने जेल में कदम रखा था। ट्रेन फिर से चल पड़ी, अंधेरे में गुम होने के लिए, किसी और को अपना हिस्सा बनाने के लिए, किसी और को परछाइयों में बदलने के लिए। सुनसान स्टेशन पर बूढ़ा आदमी कुछ देर तक ट्रेन को अंधेरे में समाते हुए देखता रहा। फिर धीरे से उसने अपनी जेब से एक पुराना पीला, पढ़ चुका अखबार निकाला, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने कांपते हुए उंगलियों से वो हिस्सा साफ किया और पढ़ने लगा। एक और लापता, अरुण शर्मा नामक युवक का अब तक कोई सुराग नहीं। बूढ़े ने लंबी सांस भरी और प्लेटफॉर्म के किनारे लगे लोहे के खंभे से टिक गया। उसकी आंखें किसी अनदेखे डर से भरी हुई थीं, जैसे वो जानता हो कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे रोका नहीं जा सकता। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाया, अब ये फिर से शुरू होगा। उसी वक्त स्टेशन की घड़ी ने 1 घंटे का फासला बिना किसी आवाज के पार कर लिया। समय जैसे आगे बढ़ गया हो, लेकिन किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। बूढ़े ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक सामने अरुण खड़ा था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके पीछे अंधेरे में कई और परछाइयां खड़ी थीं। बूढ़ा कांपने लगा। अरुण के होंठ धीरे से हिले और उसकी आवाज ठंडी और खोखली लग रही थी। अब बारी तेरी है। बूढ़े ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। उनकी चाल एक जैसी थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी भावना के, जैसे वे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हों। बूढ़े की सांस तेज हो गई, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने पूरा अतीत घूमने लगा। उसे याद आया कैसे सालों पहले उसने भी यही गलती की थी। वो भी सच जानने निकला था, लेकिन वो बच गया था। पर जो उसके साथ गए थे वे कभी वापस नहीं लौटे। अब वो जानता था कि उसे भागना होगा, लेकिन भाग्य कैसे वो समझ नहीं पा रहा था। परछाइयां अब और पास आ चुकी थीं और अरुण अब बस एक हाथ की दूरी पर था। बूढ़े ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार चीख के साथ खुद को पीछे की तरफ धक्का दिया। वो गिरते हुए स्टेशन के बेंच से टकराया, लेकिन बिना वक्त गंवाए तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से भागने लगा। परछाइयां उसके पीछे थीं, वे अब हवा में बह रही थीं, जैसे अंधेरा खुद उसका पीछा कर रहा हो। बूढ़े ने स्टेशन का गेट पार किया और सड़क पर दौड़ता चला गया, लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक पुराने मंदिर पर पड़ी। उसने बिना सोचे वहां की तरफ दौड़ लगाई और दरवाजे के अंदर घुसते ही जोर से उसे बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपते हाथों से अपने गले में पड़ी ताबीज को पकड़ा और बुदबुदाने लगा। बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन परछाइयां मंदिर के अंदर नहीं आ रही थीं। वो दरवाजे के बाहर ठहरी हुई थीं, लेकिन अरुण अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अब भी वहीं खालीपन लिए हुए थीं। बूढ़े ने कांपते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? अरुण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसकी आवाज अब और ठंडी लग रही थी। वो सब जो तूने मुझसे छिपाया है,
बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ में आ गया था कि यह खेल अब खत्म नहीं होगा। परछाइयां धीरे धीरे घुलने लगीं। हवा में गूंजती फुसफुसाहटें तेज होती गईं। मंदिर के अंदर जलती दिए की लौ अचानक कांपी और एक अजीब सी हलचल पूरे माहौल में भर गई। बूढ़े की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पता था कि अब वो चाहे जितना भाग ले, पर यह अंधेरा उसे खोज ही लेगा, क्योंकि जो एक बार इस रहस्य में दाखिल हो जाए वो कभी वापस नहीं लौटता। बूढ़े की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। ठंडी हवा अंदर आई और दिए की लौ बुझ गई। बाहर अरुण अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक और साया था। बूढ़ा अब परछाइयों का हिस्सा बन चुका था। स्टेशन की घड़ी अब भी वही समय दिखा रही थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना अखबार हवा में उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म के कोने में जा गिरा, जिस पर लिखा था एक और लापता। अखबार प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ा था। उस पर धूल जमने लगी थी। हवा में अब भी वही अजीब सी ठंडक थी जो ट्रेन के गुजरने के बाद आई थी। स्टेशन सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई आया ही नहीं था। दूर कहीं घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, लेकिन घड़ी की आवाज अब भी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अरुण अब वहां नहीं था। बूढ़ा भी गायब हो चुका था और स्टेशन के किनारे पर बनी एक टूटी फूटी बेंच पर अब एक नया चेहरा बैठा था। एक युवक जिसने अभी अभी उस रहस्य में पहला कदम रखा था। उसने चारों तरफ देखा। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, इतनी धीमी कि किसी और ने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन उस युवक को वो साफ साफ सुनाई दी। अब तेरी बारी है। आवाज धीमी थी, ठंडी थी और सीधी उसके कान के पास से आई थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म की बत्तियां एक पल के लिए झपकीं और अगले ही पल दूर से एक ट्रेन के आने की आवाज आई। लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बे पुराने लग रहे थे, जैसे सालों से किसी ने इनका इस्तेमाल नहीं किया हो। खिड़कियां धूल से ढकी हुई थीं और अंदर अंधेरा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई गार्ड नहीं था, कोई यात्री नहीं उतरा, लेकिन दरवाजे अपने आप खुल गए। युवक की धड़कन तेज हो गई। उसके कदम खुद ब खुद ट्रेन की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन भीतर घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। फिर भी न जाने क्यों उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रेन के पहले डिब्बे में दाखिल हो गया। दरवाजे धीरे से बंद हो गए। ट्रेन के अंदर सब कुछ शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी ही सांसें बहुत तेज सुनाई देने लगीं। उसने चारों तरफ देखा। सीटें पुरानी और धूल से ढकी हुई थीं। खिड़कियों पर जाले लगे थे और सबसे अजीब बात यह थी कि हर सीट पर एक अखबार रखा था। उसने पास जाकर एक अखबार उठाया और जैसे ही उसने पहली हेडलाइन पढ़ी, उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। एक और लापता। अखबार में उसकी खुद की तस्वीर थी। उसका सिर चकराने लगा। उसने जल्दी से अखबार नीचे गिरा दिया और डिब्बे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अब दरवाजे गायब हो चुके थे। ट्रेन हिलने लगी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी और फिर खिड़कियों के बाहर एक अलग ही दुनिया दिखने लगी, बिल्कुल काली, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी मंजिल के। अचानक ट्रेन के अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया और तभी सीटों पर रखे अखबारों के पन्ने खुद ब खुद उड़ने लगे, हवा में घूमने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा ही ना हो। युवक डर के मारे एक सीट पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तू बच नहीं सकता। तभी अचानक डिब्बे के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी मगर लगातार पास आती हुई। युवक कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर देखा और वहां वही आदमी खड़ा था, काली आंखों वाला, बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके पीछे धीरे धीरे कई और परछाइयां उभरने लगीं। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन अब इस सफर की कोई मंजिल नहीं थी। स्टेशन पीछे छूट चुका था। घड़ी अब भी उसी समय पर अटकी थी और एक और लापता नाम का हिस्सा बन चुका था। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से किसी अनजान गंतव्य की ओर दौड़ रही थी।
खिड़कियों के बाहर कोई दृश्य नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो अंतहीन था। युवक का शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, लेकिन अब उसमें डर के साथ एक अजीब सी जड़ता भी थी, जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे खो रही हो। डिब्बे के कोने में खड़ा वो काली आंखों वाला आदमी अब भी उसे घूर रहा था, लेकिन अब उसके पीछे और भी परछाइयां उभर आई थीं। उनकी आकृतियां धुंधली थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ट्रेन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अचानक ट्रेन के भीतर की रोशनी मंद पड़ने लगी। डिब्बे में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। युवक ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखें अब भी दरवाजे की तलाश कर रही थीं, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, बस चारों ओर गहराती परछाइयां। तभी एक आवाज आई, वही पुरानी फुसफुसाहट, लेकिन इस बार वो और साफ थी। अब तू भी उन्हीं में से एक है। युवक के कानों में गूंजती ये आवाज अब उसके जहन में उतरने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। उसके हाथ अब हल्के पड़ने लगे थे, जैसे उनकी ठोस मौजूदगी खत्म हो रही हो। उसने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। वे अब धुंधले हो रहे थे, धीरे धीरे पारदर्शी। घबराकर उसने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अब अपने ही चेहरे से आर पार जा रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आवाज कहीं नहीं आ रही थी। काली आंखों वाले आदमी ने धीरे से अपना सिर झुका लिया, जैसे ये बदलाव अब पूरा होने वाला हो। युवक का अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा था। उसकी चीख अब उसके गले में ही दब चुकी थी। ट्रेन अब भी दौड़ रही थी, लेकिन अब उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, बस एक अंतहीन सफर जिसमें एक और साया जुड़ चुका था। स्टेशन की घड़ी अब भी उसी समय पर रुकी हुई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अब भी कोई इंतजार कर रहा था, कोई और, जो अनजाने में इस ट्रेन का अगला यात्री बनने वाला था। और इसी के साथ स्टोनमैन मर्डर की इस रहस्यमयी गाथा का एक और अध्याय जुड़ गया। वो ट्रेन, वो परछाइयां, वो अंधेरा, ये सब क्या सिर्फ एक कहानी थी, या फिर सच में कुछ ऐसा है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है? क्या वो सभी लोग जो इस रहस्य के करीब पहुंचे सच में गायब हो गए, या फिर किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन गए? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको इस कहानी ने रोमांचित किया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल क्रिम्सन्स मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य से पर्दा उठाएं, तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? अगली बार मिलते हैं एक नए राज के साथ।